जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको आपकी परीक्षा में सीधे दिखाई देने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए जो है आरपीएफ परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था। क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था। तो बात करें ब्रिक्स में शामिल होने वाले अंतिम देश की, तो ब्रिक्स में जो शामिल होने वाला अंतिम देश था वह था आपका दक्षिण अफ्रीका। आपको पता होना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं ब्रिक्स से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जैसे ब्रिक्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट विशेषताएं हो सकती हैं। जैसे बात करें ब्रिक्स अध्यक्षता बैठक, यानी ब्रिक्स की जो आपकी अध्यक्षता करेगा 2024 में, कौन कर रहा है, तो रूस में आपकी जो होगी ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता होगी। बात करते हैं ब्रिक्स के मुख्यालय की, तो संघई चीन आपका ब्रिक्स का मुख्यालय है। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो 15 जुलाई 2014 को, 15 जुलाई 2014 को आपकी ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। 2025 में ब्रिक्स के 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आपका जो होगा 2025 में जो होगा, आपका कौन सा शिखर सम्मेलन होगा, तो आपका 2025 में जो शिखर सम्मेलन होगा वह आपका 17वां शिखर सम्मेलन होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा। आपको इसके बारे में बात करते हैं, ब्रिक्स में कौन कौन से देश स्थायी रूप से सदस्य हैं, तो पहला हो जाएगा आपका ब्राजील, दूसरा हो जाता है रूस, तीसरा हो जाएगा भारत, चौथा हो जाता है चीन और पांचवा हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, जो आपके स्थायी रूप से क्या है, सदस्य हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है, इसी के नाम पे है। जैसे बी से ब्राजील हो जाएगा, आर से रूस हो जाएगा, आई से इंडिया यानी भारत हो जाता है, सी से चीन और आपका एस से क्या हो जाता है, साउथ अफ्रीका आपका हो जाता है। तो ब्रिक्स आप ध्यान सकते हो, यह पांचवा सदस्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2011, यानी इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का, वह कब हुआ था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ। तो ब्रिक्स का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वह आपका 2011 में ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का विषय जो था वह था आपका न्याय संगत आपका वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपद आपका वाद को मौजूद करना, जो था आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का विषय था। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बात करें ब्रिक्स जिसकी सदस्यता ब्राजील, रूस, भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से बढ़ाकर अब मिस्र, आपकी इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त राज्य अमीरात को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इन बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रिक्स में नए कौन कौन से देश जुड़े हैं, तो इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नए देश जो जुड़े हैं आपका, एक तो मिस्र जुड़ा है, दूसरा आपका इथियोपिया जुड़ा है, तीसरा आपका ईरान जुड़ा है और चौथा आपका संयुक्त अरब अमीरात जुड़ा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो 2011 में हुआ था। आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ मेरे से प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, होयस साम्राज्य की जो आपका होयसल साम्राज्य है, इसकी राजधानी आपकी क्या थी। एनटीपीसी 2021 10 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी अगर हम बात करें इसकी राजधानी की, तो इस साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी आपकी द्वार समुद्रा। क्या थी इसकी, आपकी समुद्रा इसकी राजधानी थी, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला ही विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके साम्राज्य और उनसे संबंधित उनके संस्थापक के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको अभी तक जो आपके एग्जाम हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। जैसे पहला है आपका हर्यक वंश। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो आपके बिंबिसार कौन थे, हर्यक वंश के संस्थापक। दूसरा हो जाएगा आपका नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक आपके महापद्म नंद हो जाएंगे। मौर्य वंश की बात कर लें तो मौर्य वंश जो साम्राज्य था इसके आपके जो संस्थापक थे वे थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है आपका गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के आपके संस्थापक थे श्रीगुप्त। वहीं पर अगर हम बात करें पाल वंश की, तो पाल वंश के संस्थापक आपके गोपाल हो जाते हैं। अगला वंश है आपका पल्लव वंश। पल्लव वंश के जो शासक थे आपके सिंह विष्णु थे। और राजकोट वंश के आपके कौन थे, तो दंती दुर्ग थे। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका चालुक्य वंश। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपका पुलकेशी
केस्किंग आपका पुलकेशिन आपके प्रथम थे। ये क्वेश्चन 2021 एनटीपीसी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें चालुक्य आपके कल्याणी वंश की, तो आपके तेलवदूत थे, इसके संस्थापक थे, आपको पता होना चाहिए। यहीं पर बात करें चोल वंश की, तो चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयपाल आपके विजयाला आपकी है जो हो जाएंगे आपके चोल वंश के संस्थापक थे। इस बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बात करें सेन वंश के, तो सेन वंश के आपके साम तो सेन वंश के कौन थे, तो सामतेन सेन आपके सेन वंश के संस्थापक थे। बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश के, तो हरिहर आपके एवं आपके आपका हरिश्चंद्र और कौन थे, नागभट्ट जो थे आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका चौहान वंश के आपके वसुदेव हो जाएंगे। चंदेल वंश के आपके ननुक हो जाते हैं। बात करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक के, तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। वहीं पर अगर हम बात करें खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में, तो जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक थे। अगला है आपका तुगलक वंश, तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे आपके गयासुद्दीन तुगलक थे। और सैयद वंश की बात करें तो खिजर खां इसके आपके संस्थापक हो जाएंगे। बात करें लोधी वंश की, तो लोधी वंश के जो संस्थापक थे आपके बहलोल लोधी थे। बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो हरिहर एवं बुक्का जो थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। बात करें बहमनी की, तो हसनगुंग हो जाएंगे। और मुगल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो मुगल आपके वंश के जो संस्थापक थे वे आपके बाबर थे। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे अक्सर आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिजदा की प्रथा किसने शुरू की थी। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का भी पता होना चाहिए। तो सिजदा जी की जो प्रथा शुरू की थी वह आपकी गयासुद्दीन बलबन ने की थी, आपको पता होना चाहिए। गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा की प्रथा शुरू की थी, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी प्रथाएं और उनसे संबंधित रिलेटिव आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है आपका कलकत्ता आपकी मद्रास की आपकी जो स्थापना की गई थी आपकी बोरेन हेस्टिंग ने की थी और कब की थी, 1780 में की गई थी। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछे गए हैं। बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो की थी आपकी विलियम जोन्स द्वारा की गई थी और बात करें कब, तो आपकी 1784 में आपकी इसकी स्थापना की गई थी। अगला है आपका संस्कृत कॉलेज की बात करें तो आपका जोनाथन आपका डक्कन हो जाएगा। जोनाथन डक्कन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की और सन की बात करें तो 1791 आपकी में की गई थी। बात करें परमहंस की स्थापना आपकी गोपाल आपका हरिदेश मुख ने की थी और 1840 में आपकी परमहंस की मंडली की आपकी स्थापना की गई थी। अगला है आपका ब्रिटिश आपका साम्राज्य सभा, तो इसकी जो स्थापना की गई थी आपकी इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने और 1843 में आपको की थी, ये इस बारे में पता होना चाहिए। अगला जो आपकी है बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में आपकी आगा खान और सलीम उल्लाह द्वारा की गई थी। अनुशीलन समिति की बात करें तो वीरेंद्र घोष व आपका भूपेंद्र दत्त ने इसकी स्थापना की गई थी, 1907 में की थी। हिंदू महासभा आपका मदन मोहन मालवीय ने 1915 में की थी। होम रूल लीग आपकी एनी बेसेंट 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल आपका क्षेत्र है। तो बात करें सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो तेल क्षेत्र है वह आपका असम में है, आपको पता होना चाहिए, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके परमाणु संयंत्र आपके खनिज तेल कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। आपके जो होता है यूरेनियम कहाँ पर पाए जाते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहाँ पर है, प्राकृतिक गैस कहाँ पर है या खनिज तेल कहाँ पर है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आप इसके माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर कोयला पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर खनिज तेल होता है, कहाँ कहाँ पर आपके जो है परमाणु षड्यंत्र है, कहाँ पर आपकी नाभिकीय ऊर्जा पाई जाती है। जैसे पहले आपका दिया गया है आपका कोयला, तो कोयला जो है आपका चतुर्भुज से कोयला प्रदर्शित है। कोयला आपका जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है, कोयला आपका राजस्थान में पाया जाता है, आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो आप इस चित्र के माध्यम से आप पूरी डिटेल्स पता कर सकते हो। जैसे अगला है आपका खनिज तेल, खनिज तेल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, असम में हो जाएगा, आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है, अरब सागर में आपका खनिज तेल मिलता है। इस प्रकार आप देख सकते हो। आपका नरोरा क्या है, नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ का, उत्तर प्रदेश का है। रावत भाटा आपका राजस्थान में है। कैगा की बात करें कर्नाटक में है। कलपक्कम आपका कहाँ पर हो जाएगा, कलपक्कम तमिलनाडु में हो जाता है। तो चित्र इस पूरे डायग्राम के माध्यम से आप लगभग एक क्वेश्चन आपका पक्का कर सकते हो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा। आप इसे नोट कीजिएगा जल्दी से जल्दी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर आपकी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति के पद के रूप में ग्रहण करने वाली पहली महिला आपकी कौन थी? तो पहली महिला आपकी राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो प्रतिभा आपकी पाटिल जो थी पहली महिला थी, यानी इसमें सी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी प्रथम महिलाओं के बारे में। बात करें प्रथम महिला राज्यपाल तो कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला थी आपकी राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। अगला है प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी हो जाएगा। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार हो जाता है। प्रथम महिला आपकी स्नातक की बात करें तो कादम्बिनी आपकी गावुली हो जाएगा। और प्रथम महिला आपकी राष्ट्रीय आपकी आयोग की पहली महिला अध्यक्ष आपकी जयंती पटनायक हो जाती है। बात करें प्रथम महिला नौसैनिक आपकी पायलट की तो शिवांगिनी सिंह हो जाएगा। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री की बात करें कल्पना चावला हो जाती है। बात करें प्रथम महिला प्रधानमंत्री की तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। और प्रथम महिला राष्ट्रपति आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोडो डोगरी संथाली मैथिली किस संविधान संशोधन में अनुसूची में शामिल हुई थी? यानी 8वीं अनुसूची में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बोडो डोगरी संथाली और मैथिली भाषा कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई थी? तो ये जो शामिल की गई थी मेरे प्यारे साथियों, आपकी 92वें संविधान संशोधन 2004 में इनको शामिल किया गया था। यानी 92वां संविधान संशोधन 2004 आपको विकल्प बी में दिया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी भाषा और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। पहला है आपका कोंकणी भाषा। तो बात करें कोंकणी भाषा कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा पहली हो जाएगी आपकी गोवा में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र। कोंकणी भाषा आपकी गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बोली जाती है। बात करें मैथिली भाषा की, तो मैथिली भाषा जो बोली जाती है आपकी बिहार में बोली जाती है, आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मलयालम भाषा आपसे पूछी गई थी। क्वेश्चन आपको दिया गया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है। 2021 एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात कर ले हम छोटे नागपुर के पठार के आपके में आदिवासी कौन सी बोलते हैं? तो संथाली भाषा बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल में आपकी नेपाली भाषा बोली जाती है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें दादा और नागर हवेली में तो आपकी मराठी भाषा बोली जाती है। असम की बात करें तो असम में आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है? तो असम की जो आधारिक भाषा आपकी आधिकारिक भाषा है कौन सी है? तो बोडो। बोडो असम की आधारिक आपकी आधिकारिक भाषा है, आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो डोगरी हो जाएगी। और कर्नाटक की आपकी कन्नड़ हो जाती है। तो ये कुछ आपकी प्रमुख भाषा दी गई हैं जो कहीं ना कहीं आपसे रेलवे एग्जाम में पूछी गई हैं, और आरआरबी एंड आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास ये बन जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? तो महाराष्ट्र राज्य में आपकी इसमें गिरना परियोजना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदी, उनसे संबंधित आपकी महत्वपूर्ण परियोजना और उनसे संबंधित आपके राज्यों के बारे में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे नीचे से देखते हैं, क्योंकि महानदी डेल्टा परियोजना, तो बात करें महानदी डेल्टा परियोजना की, तो ये आपकी महानदी पर बनी है और ओडिशा राज्य में बनी है, आपको ध्यान रखना है। ओडिशा राज्य में बनी है, 2021 एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। इडुक्की परियोजना कहाँ पर है? तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बनी है, केरल राज्य में स्थित है। आपसे 2019 आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें हिंडकल परियोजना की, तो हिंडकल परियोजना आपकी कहाँ पर है? घाट प्रभा नदी पर। हिंडकल परियोजना आपकी घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है, और ये क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। शारदा परियोजना कहाँ पर है? शारदा नदी गोमती नदी पर उत्तर प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था यूपी पुलिस के जो हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुए हैं उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। सतलज परियोजना की बात करें, सतलज परियोजना आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। बात करें कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। सतलज परियोजना आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी पर। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करें कोयना परियोजना की, तो कोयना परियोजना आपका कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन आपसे आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टिहरी बांध परियोजना की बात करें, भागीरथी नदी पर बनी है, उत्तराखंड में स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे टेक्नीशियन जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है रिहंद परियोजना, आपकी उत्तर प्रदेश रिहंद नदी पर बनती है। नागपुर शक्ति आपकी गृह परियोजना आपका कोरिडर नदी हो जाएगी और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण परियोजना है जो कहीं ना कहीं आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, और सभी योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वह आपका राजघाट है। आपको ध्यान रखना है, राजघाट पे विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करें महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। बात करें महात्मा गांधी का जन्म, तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करें स्थान पर, तो कहाँ पर हुआ था? आपका पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में आपका जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो करमचंद गांधी। और माता क्या थी? तो आपकी काबा गांधी इनकी माता थी। काबा गांधी या आपके पिता काबा गांधी या आपके करमचंद गांधी थे। बात करें गांधी जी के शिष्य का नाम, तो आपका मीरा सेन जो थी गांधी जी की शिष्य थी। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 आरपीएफ परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करें भारत में आगमन, तो 9 जनवरी 2000 आपका 1915 को हुआ था। भारत में गांधी जी का भारत में आगमन 9 जनवरी आपका 1915 में हुआ था। 2021 एनटीपीसी, 2019 आरपीएफ और ग्रुप डी तीनों में क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे, तो इंग्लैंड कब गए थे? 1888 में गए थे। प्रथम राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। प्रथम राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का पहला सत्याग्रह आग्रह कहाँ पर हुआ था? जो चंपारण में हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन CHSL में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये कुछ आपके गांधी जी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में महलों का शहर के रूप में जाना जाता है? तो भारत में महलों के शहर के रूप में, तो भारत में जो महलों के शहर के रूप में जाना जाता है वह आपका कौन सा शहर जाना जाता है? आपको ध्यान रखना है। भारत में महलों के शहर के रूप में जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपका कोलकाता शहर जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, कोलकाता शहर, इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने कोलकाता शहर को चुना है बिल्कुल सही चुना है। कोलकाता शहर सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं भारत में स्थित कुछ आपके शहर और उनसे संबंधित उपनामों के बारे में और विश्व के कुछ उपनामों के बारे में जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें स्वर्ण मंदिर का शहर, तो स्वर्ण मंदिर का शहर जो कहा जाता है आपका किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण मंदिर का शहर आपका अमृतसर शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। बात करें पोप का शहर, तो पोप का शहर जो कहा जाता है आपको रोम को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक आपका आपका किसे कहा जाता है? आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सभी। गुलाबी शहर आपका जयपुर को कहा जाता है। बात करें भारत का पेरिस, तो भारत का पेरिस आपका जयपुर हो जाएगा। विश्व का चीन का कटोरा, तो विश्व का जो चीन का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को कहा जाता है। उगते सूर्य के देश की बात करें आपका जापान हो जाएगा। हजारों झीलों की भूमि आपकी फिनलैंड हो जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य आपका नॉर्वे होगा। और यूरोपीय खेलों का मैदान आपका जो कहा जाता है स्विट्जरलैंड आपका हो जाएगा। भारत का पेरिस जयपुर हो जाएगा। सांपों का देश आपका ब्राजील हो जाता है। यूरोप का मरीज आपका तुर्की हो जाएगा। यूरोप का मरीज 2021 एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को मिला था। बात करें भारत का पिट्सबर्ग आपका जमशेदपुर हो जाएगा। सोया प्रदेश आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। अंडों की टोकरी आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पिरामिड का देश मिस्र हो जाता है। आपका भारत का बगीचा बेंगलुरु हो जाएगा। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश हो जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन आपका पुणे हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपनाम दिए गए हैं जिनसे संबंधित आपको क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिले हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गति की सही समीकरण है? तो दूसरी समीकरण इसमें सही है, आपका बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ फिजिक्स के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? तो बल आघूर्ण बराबर जो होता है आपका बल गुणा दूरी होता है। बात करें बल की, तो बल जो होता है ma यानी आपका द्रव्यमान m, आपका त्वरण a। दाब की बात करें तो बल बटे क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। आवेग के सूत्र की बात करें तो बल गुणा समय हो जाता है। आवृत्ति की बात करें तो कंपन बटे समय हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का बात करें तो पृष्ठ तनाव बराबर जो होता है बल बटे लंबाई होता है। आपका दाब प्रबलता की बात करें तो दाब बटे दूरी हो जाता है। और आपका दाब ऊर्जा की बात करें तो दाब गुणा आयतन हो जाएगा। गुप्त ऊर्जा की बात करें तो उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान हो जाएगा। और कार्य
और ऊर्जा ई की बात करें तो बल गुणा विस्थापन आपका हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका आरपीएफ परीक्षा के साथ साथ टेक्नीशियन के लिए भी आपका 19 दिसंबर वाले परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरंट रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो मेरे प्यारे साथियों, ड्यूरंट रेखा जो विभाजित करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देशा और वह किस किस को विभाजित करती है उनके बारे में। ये है आपकी सिग्राफिट रेखा। सिग्राफिट रेखा आपसे 2021 एनटीपीसी में पूछा गया था। जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। किसे? सिग्राफिट रेखा जो करती है जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है। बात करें रैटक्लिफ रेखा की तो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। कर्जन रेखा पोलैंड और रूस को अलग करती है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पर्पल रेखा जो करती है इजराइल और सीरिया को अलग करती है। किसे? पर्पल रेखा इजराइल और सीरिया को अलग करती है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 आपका आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया है। 24वीं समांतर रेखा अलग करती है भारत और पाकिस्तान को। टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। ग्रीन लाइन की बात करें इजराइल और मिस्र हो जाएगा। और 20वीं समांतर जो हो जाएगी आपकी लीबिया और सूडान, इसको। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? तो बताइए, पानीपत जो जगह है या पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह आपका कहाँ पर हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें पानीपत के तीसरे युद्ध की तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह आपका हरियाणा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पानीपत जो जगह है वह आपकी हरियाणा में है, यानी हरियाणा में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। इसमें बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। तो सभी बच्चों को पता होता है कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे और तीनों महत्वपूर्ण युद्ध हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। बात करें पक्ष की कि किस किस के बीच लड़ा था, तो ये आपका इब्राहिम लोदी और विरुद्ध कौन थे? बाबर। इसके विरुद्ध इब्राहिम लोदी के विरुद्ध कौन थे? बाबर थे। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा था? तो प्रथम जो युद्ध था आपका, इसका परिणाम जो रहा था इसमें बाबर क्या है? जीत गया था। क्या जीत गया था? बाबर जीत गया था। और ये युद्ध हुआ कहाँ पर था? तो ये युद्ध जो हुआ था पानीपत यानी हरियाणा राज्य में हुआ था। बात करते हैं डेट क्या थी, तो आपकी 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों को जो है करेक्ट डेट के बारे में नहीं पता होता, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपकी करेक्ट डेट होगी 21 अप्रैल 1526। क्योंकि 1526 तो सभी बच्चों को याद रहता है मगर 21 अप्रैल सभी बच्चों को याद नहीं रहता। तो आपको याद कर कर जाना होगा। पानीपत के प्रथम युद्ध से रिलेटेड एक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। पक्ष कौन थे यानी किस किस के बीच लड़ा था, तो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध और बाबर ने लड़ा था। बात करते हैं परिणाम क्या था, तो इसमें बाबर जीत गया था, आपको पता होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें पानीपत के दूसरे युद्ध की, तो पानीपत के दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था हेमू के खिलाफ अकबर, यानी हेमू और अकबर, हेमू के और अकबर के बीच जो लड़ा गया था आपका पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। इसमें परिणाम क्या था? मुगल विजय, यानी आपका बाबर क्या हो वो अकबर क्या हो गया था, इसमें विजय हो गया था। स्थान कौन सा था? तो स्थान आपका पानीपत हरियाणा ही था। और वर्ष कौन सा था? तो किस वर्ष पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया? तो 5 नवंबर आपका 1556। 1556 तो पता है मगर 5 नवंबर नहीं पता है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? दूसरा युद्ध हुआ था आपका 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। इसी के साथ साथ बात करते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की। पानीपत का तीसरा युद्ध जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे पानीपत के जो तीसरे युद्ध के बीच पक्ष कौन कौन थे, तो मराठा साम्राज्य और आपका दुर्गानी साम्राज्य अफगानिस्तान का, इसमें पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। बात करते हैं इसका नतीजा यानी परिणाम क्या था, तो अफगानिस्तानी जो थे इसमें आपके जीत गए थे। और ये युद्ध हुआ कब था, तो 14 जनवरी आपका 1761 को, 14 जनवरी 1761 को आपका युद्ध हुआ था, आपको पता होना चाहिए। स्थान क्या था, तो पानीपत हरियाणा आपका इसका स्थान था। तो ये कुछ आपके पानीपत के तीनों महत्वपूर्ण युद्ध दिए गए हैं जहाँ से संबंधित आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यूट्यूब चैनल के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है। वीडियो के आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिससे कि हमारी आने वाली पीडीएफ सबसे पहले आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल और पीडीएफ का लिंक आपका दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
तो मेरे प्यारे साथियों, पानीपत की जो तीनों डेट हैं, इनके युद्धों की तीनों डेट हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला जो हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इम्पोर्टेंट डेट। दूसरा जो हुआ था 5 नवंबर आपका 1556 को हुआ था, करेक्ट डेट आपको होनी चाहिए। और तीसरा 14 जनवरी आपका 1761 में हुआ था। तो तीनों युद्धों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को बन जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है, सोरा किस देश की संसद का नाम है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संसद के नाम से रिलेटिव भी आपके कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो सोरा किस देश की संसद का नाम है, आपको पता होना चाहिए। सोरा सोरा किस देश की संसद का नाम है? तो सोरा जो है अफगानिस्तान की संसद का नाम है। यानी इसमें सही जवाब क्या होगा? अफगानिस्तान। इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी संसदों के नाम के बारे में। जैसे अफगानिस्तान की संसद, यानी अफगानिस्तान में जो, जैसे हमारी भारत में संसद है, तो संसद को क्या कहा जाता है? तो अफगानिस्तान में जो संसद को जाना जाता है, सोरा के नाम से जाना जाता है। वहीं पर लाबीनिया की बात करें तो यहाँ पर संसद को क्या कहा जाता है? यहाँ पर पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीपल्स असेंबली कहा जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, ये सभी सेलेक्टेड देश होने वाले हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ से अक्सर आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। बात करें हैं चीन में, तो चीन में जो संसद को कहा जाता है आपका नेशनल पीपल्स असेंबली के नाम से संसद को जाना जाता है। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में आपका पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील की बात करें यहीं पर तो नेशनल कांग्रेस के नाम से आपके ब्राज़ील में जाना जाता है। ब्राज़ील आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बात करें बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश को में जो संसद को कहा जाता है आपका जातीय संसद। बांग्लादेश में संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रिया की बात करें तो यहाँ पर नेशनल असेंबली हो जाएगी। अर्जेंटीना की बात करें तो यहाँ पर नेशनल कांग्रेस होगा। और अल्जीरिया में नेशनल पीपल्स असेंबली के नाम से संसद को जाना जाता है। तो भारत में स्थित आपको पता होना चाहिए, जैसे संसद में जाना जाता है उसी प्रकार अन्य देशों में किस किस नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, भारत अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। बात करें भारत अफगानिस्तान के साथ, तो भारत जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है मेरे प्यारे साथियों, 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अफगानिस्तान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है बताइए? अगर क्वेश्चन पूछा जाए अफगानिस्तान की राजधानी, तो काबुल क्या है आपकी अफगानिस्तान की आपकी क्या है राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो आपका अफगानी क्या है आपकी अफगानिस्तान की मुद्रा है। वहीं पर बात करें भारतीय अफगानिस्तान सीमा, जो आपकी भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, क्या कहलाती है? तो ड्यूरंड रेखा के नाम से इसे जानते हैं। किस नाम से? ड्यूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। भाषा क्या है आपकी? दारी और पाश्तो यहाँ पर आपकी राष्ट्रीय भाषा हो जाएंगी। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो बुर्ज कासी आपका अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। प्रांत या राज्य की बात करें तो इसमें कुछ 34 प्रांत है। सीमा की बात करें तो हमने कर ली है, 106 किलोमीटर सीमा लगती है भारत के साथ। औपचारिक नाम क्या है? इस्लामी अमीरात का अफगानिस्तान। इस्लामी अमीरात का अफगानिस्तान इसका औपचारिक नाम है। आज़ादी दिन, यानी अफगानिस्तान आज़ाद कब हुआ था? तो अफगानिस्तान आज़ाद जो हुआ था वह आपका 19 अगस्त 1919 को 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान आज़ाद हो गया था। तो ये कुछ अफगानिस्तान से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने भी आ सकते हैं, तो आपको इनके बारे में पता हो जाना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल का गठन कब हुआ था? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं राज्यों के गठन से रिलेटिव। आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, केरल का गठन कब हुआ था? तो बात करें केरल के गठन की, तो केरल का गठन जो हुआ था 1956 में। 1956 में आपका केरल का गठन हुआ था। यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। पहला विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है।
बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनके गठन के बारे में जहां से संबंधित अब तक आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। पहला है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गठन की बात करें तो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था 1953 में आपका आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। बात करें सिक्किम की तो सिक्किम का जो गठन हुआ था आपका 1975 में सिक्किम का गठन हुआ था। एसएससी जीडी 2024 वाला हाल ही में जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सिक्किम का गठन कब हुआ था। सिक्किम का गठन आपका 1975 में हुआ था। बात करें गुजरात के गठन की तो गुजरात का गठन जो हुआ 1960 में आपका गुजरात का गठन हुआ। मिजोरम की बात करें, मिजोरम का गठन आपका 1987 में हुआ। मिजोरम का गठन कब हुआ? मिजोरम का गठन 1987 में हुआ। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र का गठन कब हुआ? महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ। कब हुआ? महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ। महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश का गठन आपका 1987 में हुआ। कब हुआ? अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 1987 में हुआ। केरल का गठन की बात करें, केरल का गठन 1956 में हुआ। गोवा का गठन आपका 1987 में हुआ। बात करें नागालैंड के गठन की, नागालैंड का गठन आपका 1900 कब हुआ था? नागालैंड का गठन आपका 1963 में हुआ। उत्तराखंड का गठन जो हुआ था आपका 2000 में हुआ था। हरियाणा की बात करें 1966 में हुआ। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? तो 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। कर्नाटक के गठन की बात करें 1956 में हुआ। झारखंड का गठन आपका 2000 में हुआ। हिमाचल प्रदेश का गठन आपका जो हुआ था 1971 में हुआ और तेलंगाना का गठन आपका 2014 में हुआ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य दिए गए हैं और इनके गठन से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, क्योंकि इसमें हमने सभी वे राज्य लिए गए हैं जहां से अब तक आपके राज्यों के गठन से संबंधित राज्य पूछे गए थे। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेन रहीम रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वह आपका राजघाट है। आपको ध्यान रखना है राजघाट पे विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करें महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। बात करें महात्मा गांधी का जन्म, तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करें स्थान पर तो कहाँ पर हुआ था? आपका पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में आपका जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो करमचंद गांधी। और माता क्या थी? तो आपकी काबा गांधी इनकी माता थी। काबा गांधी या आपके पिता काबा गांधी या आपके करमचंद गांधी थे। बात करें गांधी जी के शिष्य का नाम, तो आपका मीरा सेन जो थी गांधी जी की शिष्य थी। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 आरपीएफ परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करें भारत में आगमन, तो 9 जनवरी 2000 आपका 1915 को हुआ था। भारत में गांधी जी का भारत में आगमन 9 जनवरी आपका 1915 में हुआ था। 2021 एनटीपीसी, 2019 आरपीएफ और ग्रुप डी तीनों में क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे, तो इंग्लैंड कब गए थे? 1888 में गए थे। प्रथम राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। प्रथम राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का पहला सत्याग्रह आग्रह कहाँ पर हुआ था? जो चंपारण में हुआ था। ये आपसे क्वेश्चन CHSL में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये कुछ आपके गांधी जी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में महलों का शहर के रूप में जाना जाता है? तो भारत में महलों के शहर के रूप में, तो भारत में जो महलों के शहर के रूप में जाना जाता है वह आपका कौन सा शहर जाना जाता है? आपको ध्यान रखना है। भारत में महलों के शहर के रूप में जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपका कोलकाता शहर जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है कोलकाता शहर, इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने कोलकाता शहर को चुना है बिल्कुल सही चुना है। कोलकाता शहर सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं भारत में स्थित कुछ आपके शहर और उनसे संबंधित उपनामों के बारे में और विश्व के कुछ उपनामों के बारे में जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करें स्वर्ण मंदिर का शहर, तो स्वर्ण मंदिर का शहर जो कहा जाता है आपका किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण मंदिर का शहर आपका अमृतसर शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। बात करें पोप का शहर, तो पोप का शहर जो कहा जाता है आपको रोम को कहा जाता है।
बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक आपका आपका किसे कहा जाता है? आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सभी। गुलाबी शहर आपका जयपुर को कहा जाता है। बात करें भारत का पेरिस, तो भारत का पेरिस आपका जयपुर हो जाएगा। विश्व का चीन का कटोरा, तो विश्व का जो चीन का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को कहा जाता है। उगते सूर्य के देश की बात करें आपका जापान हो जाएगा। हजारों झीलों की भूमि आपकी फिनलैंड हो जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य आपका नॉर्वे होगा। और यूरोपीय खेलों का मैदान आपका जो कहा जाता है स्विट्जरलैंड आपका हो जाएगा। भारत का पेरिस जयपुर हो जाएगा। सांपों का देश आपका ब्राजील हो जाता है। यूरोप का मरीज आपका तुर्की हो जाएगा। यूरोप का मरीज 2021 एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को मिला था। बात करें भारत का पिट्सबर्ग आपका जमशेदपुर हो जाएगा। सोया प्रदेश आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। अंडों की टोकरी आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पिरामिड का देश मिस्र हो जाता है। आपका भारत का बगीचा बेंगलुरु हो जाएगा। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश हो जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन आपका पुणे हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपनाम दिए गए हैं जिनसे संबंधित आपको क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिले हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गति की सही समीकरण है? तो दूसरी समीकरण इसमें सही है, आपका बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ फिजिक्स के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? तो बल आघूर्ण बराबर जो होता है आपका बल गुणा दूरी होता है। बात करें बल की, तो बल जो होता है एम ए यानी आपका द्रव्यमान एम, आपका त्वरण ए। दाब की बात करें तो बल बटे क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। आवेग के सूत्र की बात करें तो बल गुणा समय हो जाता है। आवृत्ति की बात करें तो कंपन बटे समय हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का बात करें तो पृष्ठ तनाव बराबर जो होता है बल बटे लंबाई होता है। आपका दाब प्रबलता की बात करें तो दाब बटे दूरी हो जाता है। और आपका दाब ऊर्जा की बात करें तो दाब गुणा आयतन हो जाएगा। गुप्त ऊर्जा की बात करें तो उसमें ऊर्जा बटे द्रव्यमान हो जाएगा। और कार्य और ऊर्जा ई की बात करें तो बल गुणा विस्थापन आपका हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका आरपीएफ पर स्थित है। क्वेश्चन है आपका, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो आपका राम सेतु है वह आपका पाक जल डमरू पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका सरेक्टेड जवाब होगा। बात करें राम सेतु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो राम सेतु भारत के तमिलनाडु के रामेश्वर और श्रीलंका के मल्लार द्वीप के बीच स्थित है। जो राम सेतु है वह आपका भारत के रामेश्वर और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राम सेतु आपका कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के रामेश्वर और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी और पाक डमरू को अलग करता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राम सेतु किसको अलग करता है? तो राम सेतु जो है मेरे प्यारे साथियों आपका मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू माध्य को अलग करता है। किसे? जो आपका राम सेतु है आपका मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू को अलग करता है। बात करें इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है आपकी 48 किलोमीटर कुल इसकी आपकी लंबाई है। 15वीं सदी पर यह पैदल चलने तक लायक था, यानी 15वीं सदी तक जो था इस पर आप पैदल चल सकते थे। बात करते हैं इसे दूसरे किसी नाम से जानते हैं, तो आदम ब्रिज या एडम्स ब्रिज अगर आपसे पूछा जाए, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आदम ब्रिज, तो आदम ब्रिज भी आपका राम सेतु को ही कहते हैं। आधुनिक गणना के मुताबिक जो इसकी आपकी लंबाई है वह करीबन 1200 किलोमीटर जो है आपकी राम सेतु की आपकी लंबाई है। और रामायण के मुताबिक जो थी इसकी आपकी 100 योजन यानी तकरीबन 1400 किलोमीटर तक रामायण के अनुसार इसकी जो थी आपकी लंबाई थी। तो ये कुछ आपके राम सेतु से इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए अगर आप आरपीएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो योजना शुरू की गई थी वह आपकी 1999 में शुरू की गई थी, आपको पता होना चाहिए, सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण योजना के बारे में जहाँ से रेलवे में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला योजना है आपका डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। तो डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम योजना थी इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत आपकी 21 अगस्त 2014 को डिजिटल इंडियन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगली योजना है आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत आपकी 28 अगस्त 2014 को की गई थी। अगली योजना है आपकी स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 5 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है आपका प्रधानमंत्री
सुरक्षा बीमा योजना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसकी शुरुआत जो की गई थी 9 मई आपका 2015 को की गई थी। ये आपके लिए सेलेक्टेड है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई आपका 2015। गरीबी भारत छोड़ो आंदोलन आपकी कब हुई थी? इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। किसकी? गरीबी भारत छोड़ो आंदोलन, गरीबी भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी स्थापना आपकी 2017 में हुई थी। बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदनम योजना की, तो आपकी 4 मई 2017 होगी। आपका स्टैंड अप इंडिया, बहुत ही ज़्यादा योजना पूछी गई थी, ये ट्रेंडिंग योजना थी आपकी, 5 अप्रैल 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना की बात करें तो 26 मार्च 2020 में इसकी स्थापना की गई थी, आपको पता होना चाहिए। और लास्ट है आपकी पीएम किसान योजना, 1 दिसंबर 2018 को इसकी स्थापना की गई थी। तो कुछ आपकी इंपॉर्टेंट योजना दी गई हैं, हो सकता है आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी सबसे संबंधित राज्य से के साथ सुमेलित है? तो कौन सी आपके राज्य के साथ सुमेलित है? तो इसमें जो सुमेलित है आपको पता होना चाहिए कौन सी आपकी इसमें सुमेलित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा। तो इसमें जो सुमेलित है वह है आपकी कौन सी? गोरो। गोरो वर्ग का जो संबंध है, गोरो जो आपकी नृत्य शैली है, इसका संबंध आपका छत्तीसगढ़ से है, यानी इसमें सुमेलित कौन सी है? तो सी इसमें सुमेलित होगी, यानी सी विकल्प आपका जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनसे संबंधित नृत्यों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला आपका है केरल, तो केरल का आपके महत्वपूर्ण नृत्य कौन से है? तो केरल का एक तो कथकली महत्वपूर्ण नृत्य है और एक आपका इंपॉर्टेंट मोहिनी अट्टम आपका महत्वपूर्ण नृत्य है। बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में एक तो आपका चरकुला नृत्य इंपॉर्टेंट है, कथकली और नौटंकी आपके ये 3 महत्वपूर्ण नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। वहीं पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपका गोरो और डंडा ये महत्वपूर्ण नृत्य हो जाएंगे। गुजरात राज्य में महत्वपूर्ण नृत्य कौन से हैं? तो गरबा आपका कहाँ का नृत्य है? गरबा आपका गुजरात का है। डांडिया की बात करें, डांडिया आपका गुजरात का है। रास की बात करें, रास आपका गुजरात का है और टिप्पणी भी आपका गुजरात का है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बात करें धूमर नृत्य की, तो धूमर आपका राजस्थान का है। काले बेनियन की बात करें, ये भी आपका राजस्थान का है। छारी की बात करें, ये भी आपका राजस्थान का है। लावड़ी नृत्य कहाँ का है? इंपॉर्टेंट है आपका लावड़ी नृत्य, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका महाराष्ट्र का है। तमाशा कहाँ का है? तो तमाशा कहाँ के लोग करते हैं? महाराष्ट्र के लोग करते हैं। तो तमाशा कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। कपिल शर्मा का करते हैं, आपका शो करते हैं, तो इस तरीके से आप तमाशा याद कर सकते हो। छालो की बात करें तो छालो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है और धालो गोवा का है। वहीं पर मणिपुर की बात करें तो नूपा एक महत्वपूर्ण नृत्य है, नूपा नृत्य ये कहाँ का है? तो ये आपका मणिपुर का है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण नृत्य दिए गए हैं जिनसे संबंधित आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? तो बात करें भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है वह आपका कब बनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को बनाया जाता है। 28 फरवरी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवसों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये सभी के सभी दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे पहला है विश्व मलेरिया दिवस, तो विश्व मलेरिया दिवस कब बनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को बनाया जाता है। अगला है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब बनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को बनाया जाता है। कब? विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को बनाया जाता है। बात करते हैं विश्व टीबी दिवस की, तो विश्व टीबी दिवस कब बनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस आपका 24 मार्च को बनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च आपका हो जाएगा। बात करें विश्व पोलियो दिवस, तो विश्व पोलियो दिवस कब बनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस आपका 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस आपका 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। अगला है विश्व हृदय दिवस, विश्व हृदय दिवस कब बनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस आपका 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस बनाया जाता है। अगला है विश्व जल संरक्षण दिवस, तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो बनाया जाता है 22 मार्च को, 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस बनाया जाता है, 22 मार्च को। बात करते हैं विश्व रक्तदाता दिवस, तो विश्व रक्तदाता दिवस आपका 14 जून को बनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को बनाया जाता है। और विश्व शौचालय दिवस की बात करें तो विश्व शौचालय दिवस आपका जो बनाया जाता है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस बनाया जाता है।
तो मेरे प्यारे साथियों, ये कुछ आपके महत्वपूर्ण दिवस हैं जो आपसे आरपीएफ परीक्षा में बार बार पूछे गए थे। पिछली बार ये दिवस जो थे बार बार रिपीट हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपकी परीक्षा में फंस सकता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी होना चाहिए। तो आगे कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो क्वेश्चन पूछा गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें आर्टिकल 21 आपका करेक्ट जवाब होगा। तो हमने पहले भी वीडियो में कुछ आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल कराए थे और इस वीडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल लेकर आए हैं। आपका आज जो शुरू हो रहे हैं आर्टिकल 51 से शुरू होंगे। आर्टिकल 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, आपका आर्टिकल 51 में। बात करें आर्टिकल 51 के क्या में, तो मूल कर्तव्य आपके आर्टिकल 51 के क्या में दिए गए हैं। आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 में जो है राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में दिया गया है। आर्टिकल 54 की बात करें तो आर्टिकल 54 में आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। आर्टिकल 60 की बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ दी गई है। और आर्टिकल 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया दी गई है। 63 की बात करें तो आपका भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की प्रक्रिया है। और 66 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आपको दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। इससे पहले हमने कुछ सेलेक्टेड आर्टिकल कराए थे, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये लगभग हमारे तीसरी सीरीज है आर्टिकल से रिलेटिव, और इससे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वे भी हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि एक साथ आप कवर नहीं कर सकते। धीरे धीरे 5 से 10 आप आर्टिकल याद करोगे तो आपको मैं सभी आर्टिकल याद करा दूंगा। बस आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देश और अगर हम राजधानी की बात करें तो इनमें से जो सम्मिलित नहीं है, ए विकल्प आपका सम्मिलित नहीं है। जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो अगर आप भी कजाकिस्तान की राजधानी जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमने आपसे कहा था यही क्वेश्चन वो है जिसका जवाब हम आपसे टेस्ट के रूप में जानना चाहते थे। आपको बताना है कजाकिस्तान की राजधानी क्या थी। तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी संबंधित राजधानियों के बारे में। जैसा पहला है आपका अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की राजधानी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपकी काबुल है। दूसरा है ओमान। ओमान की राजधानी भी आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ओमान की राजधानी क्या है? तो आपकी मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। हांगकांग की बात करें तो हांगकांग की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपके एग्जाम के लिए सेलेक्टेड होने वाली है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो आपकी सियोल है। कौन है? दक्षिण कोरिया की भी इंपॉर्टेंट राजधानी है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, सियोल है। ताइवान की बात करें तो ताइवान की राजधानी क्या है? आपकी ताइपे है, सेलेक्टेड है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं सभी राजधानी, क्योंकि बार बार रिपीट होती हैं। मलेशिया की भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें श्रीलंका की तो जयवर्धनपुरम कोटे बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड, 100% किसी ना किसी शिफ्ट में ये आपको मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो है एनटीपीसी में मालदीव लगभग 3 से 4 शिफ्टों में मिली थी। तो ये जो आपकी मालदीव है और इसकी राजधानी क्या है? माले, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। तुर्की की बात करें तो तुर्की की राजधानी आपकी अंकारा होगी, ये भी आपके लिए सेलेक्टेड हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजधानी थी जिनके बारे में मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिसे हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो हरित क्रांति का जन्म कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था आपको पता होना चाहिए, आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना के बारे में और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट उनके उद्देश्य के बारे में, क्योंकि उद्देश्य से रिलेटिव आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि की प्राथमिकता इसमें जो दी गई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपकी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी और 1951 से 1956 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें जो कहा गया था आपका उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो थी उद्योग क्षेत्र पर प्राथमिकता थी और प्रथम पर आपकी कृषि पर प्राथमिकता थी।
तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था कृषि और उद्योग, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो था दोनों उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना, न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना जो कहा गया था आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या था आपको पता होना चाहिए उद्देश्य था। बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी गरीबी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा या आत्मनिर्भरता को हटावा जो इसमें कहा गया था आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। छठी की बात करें तो ये आपकी पांचवी पंचवर्षीय के रोज में ही थी। आपकी सातवीं में जो थी रोजगार, उत्पादकता और आपका फूड प्रोडक्शन, ये सभी जो थी आपकी छठी पंचवर्षीय सातवीं पंचवर्षीय योजना में थी। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जनसंख्या जो नियंत्रण था वह आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो ये आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। बात करें प्रतिशत की विकास दर को, आपका इसमें जो था नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। स्वरोजगार और संसाधनों का विकास, स्वरोजगार और संसाधनों का विकास जो था आपका लक्ष्य रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो व्यापक और तेजी से विकास, व्यापक और तेजी से विकास जो था आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। वहीं पर 12वीं की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और आपका स्वच्छता का विकास जो था आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना में था। तो मेरे प्यारे साथियों ये जो है आपकी 12 की 12 पंचवर्षीय योजना है उनका शासनकाल भी आपके सामने है, यानी आपका जो डेट है वे भी आपके सामने है और उनके उद्देश्य भी आपके सामने हैं। मेरे प्यारे साथियों आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अलग से, पीडीएफ तो आपको डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप पहले भी इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वरना अगला क्वेश्चन है आपका भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं भारत में प्रथम महिला के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे बात करें प्रथम महिला राज्यपाल या उपसभापति कौन थी, तो वायलेट आपका हरी अल्वा थी। बात कर दें भारत की प्रथम महिला सांसद के बारे में, तो भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला सांसद आपकी राधाबाई सुवर्णिम, राधाबाई सुवर्णिम भारत की प्रथम महिला सांसद थी। बात करें प्रथम महिला शासिका, तो भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो आपकी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। बात करें 2 बार एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, तो संतोष यादव थी, आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम महिला आईपीएस, प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, तो किरण बेदी थी। और प्रथम महिला आईएएस कौन सी, तो अन्ना जॉर्ज थी। बात करें उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो उच्च न्यायालय की जो थी वे थी आपकी लीला सेठ, और आपकी सुप्रीम कोर्ट की थी तो आपकी बीबी फातिमा थी। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम भारतीय राजदूत कौन थी, तो ये आपकी विजय लक्ष्मी पंडित थी। और प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट जो थी प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी प्रथम महिला दी गई है, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, आपकी एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टिव टॉपिक भी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपका जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो बात करें शिक्षा के अधिकार से संबंधित, तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो है अनुच्छेद 21 का ए है, आपको ध्यान रखना है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारतीय संविधान से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे आपको पता होगा। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या कराए थे, कुछ महत्वपूर्ण भाग और अनुसूची कवर कराई थी, और जो आपके आर्टिकल महत्वपूर्ण बचे हैं वे हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। जैसे आर्टिकल 36 पूछा जाता है, तो आर्टिकल 36 में आपको राज्य की परिभाषा दी गई है। बात करें आर्टिकल 37 की, तो आर्टिकल 37 में जो गए हैं आपके डीपीएसपी के आपके अनुप्रयोग आपको आर्टिकल 37 में मिल जाते हैं। आर्टिकल 39 के ए की बात करें, तो आर्टिकल 39 के ए में समान न्याय एवं निःशुल्क आपकी कानूनी सहायता जो गई है आपकी 39 के ए में दी गई है। बात करें आर्टिकल 40 की, तो आर्टिकल 40 में आपका ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। आर्टिकल 41 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 39 में जो दिया गया है आपका काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार जो है वह आपका आर्टिकल 41 में ही दिया गया है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नरेगा और मनरेगा का गठन आपका कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपका आर्टिकल 40 के अंतर्गत ही आता है।
43 की बात करें तो 43 में आपका श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि के जो संबंध है आपके जो है आर्टिकल 43 में आते हैं। आर्टिकल 43 के ए में उद्योगों के प्रावधान और श्रमिकों की भागीदारी आती है। 44 में आपकी समान नागरिक संहिता दी गई है, केवल गोवा में लागू होती है। और आपकी अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आपका क्या है प्रावधान जो है आपका आर्टिकल 45 या अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आता है। तो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, इससे पहले भी हमने कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल कराए हैं जहां से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल कराएंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारी वीडियो को बने रहिएगा, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपको 30 तारीख में, कितने में, 30 तारीख में एक आपकी 500 गोल्डन क्वेश्चनों की आपकी वीडियो लाइव चलेगी। शायद आपकी सुबह को 8 बजे से भी चल सकती है और शाम को 8 बजे से भी चल सकती है। इसका टाइम आपको बता दिया जाएगा कि किस टाइम हमारी लाइव वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसमें हमने 500 ऐसे क्वेश्चन रखे हैं, उन पर काम करना चालू कर दिया है। 500 ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं जो आपके अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं और जीके जीएस के क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं। तो उन 500 क्वेश्चनों की जो आपकी होगी 30 तारीख में, यानी 30 तारीख को आपको ये वीडियो देखने को मिल सकती है। और आने वाली वीडियो में और हम इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। 30 तारीख यानी 30 नवंबर को आपको ये वीडियो मिल सकती है, जिसमें हमने 500 क्वेश्चन सेलेक्टेड रखे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो बताइए, भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वह आपकी किस देश के साथ है? तो बात करें भारत की सबसे लंबी सीमा की, तो भारत की सबसे लंबी सीमा आपकी बांग्लादेश के साथ है। आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं, कल की वीडियो में भी यह क्वेश्चन आया था कि किसकी कितनी सीमा है, देखते हैं। पहला है आपका बांग्लादेश। तो भारत जो स्थल सीमा साझा करता है कितने देशों के साथ करता है? आपका 7 देशों के साथ करता है, जिसमें से पहला है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो आपकी 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। बात करें चीन के साथ, तो चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है, या 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान के साथ आपकी जो करता है 3323 किलोमीटर, यानी 3323 किलोमीटर के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ आपका 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है। बर्मा या म्यांमार बोल सकते हैं, आपका 1643 किलोमीटर साझा करता है। भूटान की बात कर लें तो आपका 699 किलोमीटर साझा करता है। और अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ आपका 106 किलोमीटर के साथ सीमा साझा कर सकता है। तो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा किसके साथ कर सकता है? बांग्लादेश के साथ करता है। सबसे कम किसके साथ करता है? आपका क्या है, आपका अफगानिस्तान के साथ करता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत नेपाल के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 1751 करता है। और चीन के साथ कितना करता है? आपकी 3488 करता है। तो इस प्रकार के डिफरेंस प्रकार के आपसे रिलेटिव आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम अपनी आने वाली वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि हमने इसी वीडियो में ये बता दिया कि बांग्लादेश से इतने राज्यों की सीमा लगती है, चीन के साथ इतने राज्यों की सीमा लगती है। तो आप इनकी जो है किलोमीटर में दूरी जो है जितनी लगती है इनको भूल जाएंगे। तो पहले आप इन्हें याद कीजिएगा, फिर आपको धीरे धीरे ही करके सब हम याद करा देंगे। आपको जीके में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक भी कर दें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संविधान सभा की मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संविधान में जो मसौदा समिति की उसके अध्यक्ष बहुत पूछे जाते हैं। तो बताइए, संविधान सभा में जो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन नहीं था? तो आपका ए बी ठाकुर जो था मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात कर लेते हैं मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन कौन थे, जभी तो इसके बारे में आपको पता चलेगा कि कौन नहीं था। तो इसमें पहले ही हो जाएंगे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो आपके मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे हो जाएंगे आपके गोपाल स्वामी अय्यर। कौन हो जाएंगे? गोपाल स्वामी अयंगर आपके दूसरे हो जाएंगे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर आपके तीसरे हो जाएंगे। के एम मुंशी आपके चौथे हो जाते हैं। मोहम्मद सादुल्ला आपके पांचवे हो जाएंगे। एन एफ माधवराव ये किसके बाद आए थे? तो पी एल मित्रम के स्थान पर इन्होंने ले लिया था। टी टी कृष्णाचारी, पी आपका डीपी खेताने, इनकी मृत्यु के बाद जो आए थे ये इस समिति में जुड़े थे। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मसौदा समिति से संबंधित आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आज आपको बाहर की साउंड ज़्यादा देखने को मिल रही होगी, आपको जीव जंतुओं की साउंड भी मिल रही होगी, क्योंकि पास में ही ढोर बन रहे हैं, या आपके बोल सकते हैं भैंस गाय बन रही हैं, और ट्रैक्टर भी चल रहे हैं। तो आपको क्या है, आज थोड़ा सा आपको
क्या है बनाए रखना है, क्योंकि आज बाहर का साउंड आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आपको थोड़ा सा आपको दिक्कत पड़ सकती है वीडियो देखने में, तो उस पर ध्यान ना देकर मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो बताइए राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो बात करते हैं राजतरंगिणी के लेखक को लेकर। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? आपका कल्हड़ द्वारा लिखी गई है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उनसे रिलेटिव आपके लेखकों के बारे में। हमने पहले भी कई वीडियो में आपकी पुस्तक आपको क्या कवर कराई थी, और कुछ बची हुई पुस्तक हैं इनको भी। फ्लाइंग इट माई वे, यह है फ्लाइंग इट माई वे, ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपकी सचिन तेंदुलकर की है। हाफ गर्लफ्रेंड किसकी है? आपकी चेतन भगत की है, ये बहुत ज़्यादा पूछी गई थी। और एनटीपीसी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइप गर्लफ्रेंड किसकी पुस्तक है? तो चेतन भगत सिंह की है। लज्जा की बात करें आपका तस्लीमा नसरीन की क्या है? आपकी लज्जा है। भारत 2020 ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की है। इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है कि भारत 2000, तो भारत 2000 किसकी पुस्तक है? भारत 2000 आपकी जो है एपीजे अब्दुल कलाम की है। आपकी है गीता रहस्य, तो गीता रहस्य आपकी बाल गंगाधर तिलक की है। वन लाइफ इन नॉट इनफ, तो ये किसकी है? आपकी नटवर सिंह की है। हुमायूं नामा पूछी जाती है, हुमायूं नामा किसकी है? हुमायूं नामा आपकी गुलबदन बेगम की है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपकी माइक जेक किसकी है? आपका आर के नारायण की है। चिदम्बरा की बात करें, चिदम्बरा किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की पुस्तक है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चिदम्बरा किसकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। आपकी गीत गोविंद की बात करें, गीत गोविंद किसकी है? गीत गोविंद आपकी जयदेव की हो जाएगी। मुद्रा राक्षस की बात करें, विशाख दत्त की हो जाएगी। अमर कोश की बात करें तो आपकी अमर सिंह की हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी रचना दी गई है, और इससे पहले भी हमने कुछ आपको रचना कवर कराई थी जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आपको इन रचनाओं के बारे में और उनके लेखकों के बारे में भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था आपको पता होना चाहिए। 1924 में इसका गठन किया गया था, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं हिंदुस्तान जो आपका रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसका गठन क्यों किया गया था? तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण घटना है, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटना है। घटना से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA इसको हम बोल सकते हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें कहाँ पर हुई थी, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HRA की स्थापना कहाँ पर हुई? तो HRA की स्थापना जो हुई थी मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हुई थी। कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं किसने की थी, तो सच्चिदानंद आपके सन्याल ने की थी। आपका योगेश चंद्र आपकी किसने की थी? चटर्जी ने की थी। राम प्रसाद बिस्मिल इसमें शामिल थे। और इनकी बात करें, अब बात करते हैं शाखा को लेकर के। आपकी HRA की शाखा कहाँ कहाँ पर है? तो आपकी बांग्ला में शाखा है, बिहार में शाखा है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और मद्रास में इसकी कुछ शाखा पाई गई हैं। बात करते हैं जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA था, इसकी स्थापना की क्यों गई थी? यानी इसमें जो हुआ था वह आपकी सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 08 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक इसमें लूटा गया था। यानी आपने सुना होगा काकोरी कांड, काकोरी कांड आपने सुना हुआ था। काकोरी कांड में क्या किया गया था? इसमें इन्होंने एक मालगाड़ी को लूटा था। इसके संबंध में 29 कर्मचारियों को क्या किया गया था? गिरफ्तार भी किया गया था। किसे? इसके संबंध में 29 क्रांतिकारियों को इसमें गिरफ्तारी क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था, और इसे काकोरी कांड के मुकदमा चलाया गया था। और इसमें क्या किया गया था? काकोरी कांड का मुकदमा चलाया गया था। तो अब आपको हिंदुस्तान आपकी रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी, मैं मानता हूँ। यहाँ से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार इनकी शाखाओं से रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। शाखा कहाँ कहाँ पर है, किस किस ने स्थापना की थी, कहाँ पर की थी, और कितने कर्मचारियों को आपका जो है इसमें गिरफ्तार किया गया था, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से का चुनाव चिन्ह घड़ी है? यानी बताइएगा कौन से का क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में चुनाव चिन्ह घड़ी, यानी घड़ी का चुनाव चिन्ह किसका है? तो चुनाव चिन्ह घड़ी है जो है आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। किसका है? आपका वादी कांग्रेस पार्टी का क्या है? आपका जो है आपका घड़ी चुनाव चिन्ह है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ राजनीतिक दलों के बारे में, उनके चुनाव चिन्हों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है।
पहला है आपका भारतीय जनता पार्टी, सभी को पता होगा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, आपका कमल भारतीय जनता का पार्टी है, बहुत सॉरी चुनाव चिन्ह है। बात करें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बाल और हाशिया है। आपका बहुजन समाजवादी पार्टी का बात करें या बहुजन समाजवादी पार्टी का बात करें तो इसका चुनाव चिन्ह क्या है, इसका चुनाव चिन्ह है आपका हाथी। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ है, हाथ का पंजा है। जनता दल की बात करें तो जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या है, आपका तीर है। लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी तो इसका क्या है, आपका बंगला, बंगला जो है लोक जनता पार्टी का क्या है, आपका चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रीय जनता पार्टी की बात करें तो हरिकेन आपका लैंप या लालटेन क्या है, इसका राष्ट्रीय चिन्ह है। समाजवादी पार्टी का चिन्ह क्या है, तो समाजवादी पार्टी का चिन्ह आपका साइकिल है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी राजनीतिक दल दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। राजनीतिक दल के चुनाव चिन्हों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, बताइए दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूछी गई है, तो सभी को पता होगा सुपीरियन झील इसमें सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और इससे पहले वीडियो में भी हमने इन झीलों को कवर कराया था। जैसे पहली है आपकी चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पर है, पूरी आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलसेल झील की बात करें तो लेस झील कहाँ पर है, तो ये आपकी विजयवाड़ा और आंध्र प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं सोन झील की, तो सोन झील कहाँ पर है आपकी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सोन झील कहाँ पर है, आपकी असम राज्य में स्थित है। बात करें महाराणा प्रताप सागर की, तो महाराणा प्रताप सागर आपका कांगड़ा यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। बात करते हैं वेम्बनाड झील की, तो वेम्बनाड झील कहाँ पर है, वेम्बनाड झील आपकी केरल में स्थित है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी केरल इसमें करेक्ट जवाब होगा। हरिके आपकी आई भूमि की बात करें तो फिरोज यानी आपकी कहाँ पर है, पंजाब में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शेषनाग झील की बात करें, शेषनाग झील आपकी जम्मू कश्मीर में है। आपकी मानस बल झील आपकी जम्मू कश्मीर में, और सूर सागर झील आपकी गुजरात में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें दी गई थी, इससे पहले भी वीडियो में कवर कराई थी, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करें तो पीर पंजाल सुरंग भारत में सबसे लंबी सुरंग है। बात करते हैं भारत में कुछ महत्वपूर्ण सबसे बड़े और सबसे छोटे के बारे में, जहां से क्वेश्चन कभी कभी आपसे बन जाता है, तो कुछ महत्वपूर्ण है। बात करते हैं सबसे छोटी सीमा वाला देश, सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है, तो बोत्सवाना और जाम्बिया, क्या है, बोत्सवाना और जाम्बिया क्या है, भारत आपकी क्या है सबसे छोटी सीमा वाला देश है, कौन सी सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है, तो बोत्सवाना इसमें सही जवाब होगा। बात करें सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे गहरा आपका महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा गहरा महासागर है। बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी मिस्र में विश्व की सबसे लंबी नदी है। बात करें सबसे लंबे वृक्ष की, तो विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है, तो सिकोया का वृक्ष सबसे लंबा है। सबसे बड़ा आपका राज प्रसाद की बात करें तो इम्पीरियल आपका पैलेस चीन में है। सबसे विशाल पशु की बात करें तो ब्लू व्हेल है। और सबसे ऊंचा पशु कौन सा है, तो जिराफ आपका सबसे ऊंचा पशु है विश्व का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत का घनत्व सबसे कम है, तो बताइए वायुमंडल की किस परत का घनत्व सबसे कम है, तो बहिर्मंडल का जो घनत्व है सबसे कम है, आपको पता होना चाहिए, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो बात करते हैं वायुमंडल से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बात करें वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो आपका मेसोस्फीयर यानी इसको हम मध्य मंडल भी बोल सकते हैं, आपकी क्या है सबसे ठंडी परत है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मेसोस्फीयर आपका सही जवाब होगा। बात करें पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल में आपकी कई बार पूछ लिया जाता है, तो नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, नाइट्रोजन लगभग आपकी 78% उपस्थित है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन लगभग आपकी 21% उपस्थित है। आर्गन की बात करें तो आपकी 0.9% उपस्थित है, और आपकी इसके बारे में भी पता होना चाहिए। बात करें सबसे पतली परत की, तो वायुमंडल की जो सबसे पतली परत है वह है आपकी क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे पतली परत है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर क्या मापता है। तो हाइग्रोमीटर क्या मापता है, हाइग्रोमीटर आपकी आर्द्रता मापता है, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके मापक यंत्र के बारे में और इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट के फैक्ट के बारे में। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे ध्वनि की तीव्रता को मापता, यानी ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है, तो आपकी हाइड्रोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए वायुमंडलीय दाब को मापता है, तो वायुमंडलीय दाब को कौन मापता है, वायुमंडलीय दाब को आपका बैरोमीटर मापता है। बात करें उष्मा की मात्रा अगर हमें मापनी हो तो कैलोरीमीटर के द्वारा मापी जाएगी। यह बात करें विद्युत आवेश की उपस्थिति, तो विद्युत आवेश की उपस्थिति किसके द्वारा मापी जाती है, तो इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा मापी जाती है। या आप करें उपकरण जो ग्राफिक रूप से गति करता है, तो आपके कैमोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा आपकी डायनामो के द्वारा दी जाती है। पतले बेलन या आपके तार वाले व्यास तो किसके, कैलिपिसल वाले आपका कैलीपर्स द्वारा मापी जाती है। और साइकिल या कार के वाहनों में यात्रा की जो गति मापी जाती है ऑडियोमीटर द्वारा आपकी मापी जाती है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मापक यंत्र से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किसने किया था, तो चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया था वह आपका कनिष्क ने किया था। कनिष्क आपको विकल्प ए में दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो सभी बच्चों को पता होती है आपकी 4 बौद्ध संगीति हुई थी। बात करते हैं 4 बौद्ध संगीति आपकी कहाँ कहाँ पर हुई थी और उस टाइम पर राजा कौन थे। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, पहली बौद्ध संगीति आपकी राजगीर में हुई थी। अब राजा की बात करें तो राजा आपके अजातशत्रु थे। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें, दूसरी बौद्ध संगीति आपकी वैशाली में हुई थी और कालाशोक उस टाइम पर राजा थे। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें, तीसरी बौद्ध संगीति आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक ने शासनकाल था। चौथी बौद्ध संगीति की बात करें कुंडलवन में हुई थी और आपकी कनिष्क ने आपका यहाँ पर राजा थे। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है। तो सबसे तट रेखा लंबी किसकी है, आपकी गुजरात की। सभी बच्चों को पता है गुजरात राज्य बी विकल्प, यानी जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं आपकी स्थल यानी समुद्र से लगने वाले भारत के कितने राज्य हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई जो है वह है आपकी 7516.6 किलोमीटर। और कितने राज्य लगते हैं, आपके 9 राज्य लगते हैं। पहला हो जाएगा आपका गुजरात राज्य, गुजरात के बाद दूसरा राज्य है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद जो सीमा लगती है आपकी गोवा की लगती है, गोवा के बाद चौथा राज्य हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य, फिर आपका हो जाता है पांचवा आपका केरल राज्य, छठा हो जाता है आपका तमिलनाडु राज्य, सातवां हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आठवां हो जाएगा उड़ीसा और नवा हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाता है, नवा हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल। अगर आप इसको चित्र के माध्यम से याद करोगे तो चित्र के माध्यम से क्या है, आप इसको बहुत तरीके से याद कर सकते हो। जैसे पहला क्या है, पहला हो जाएगा आपका गुजरात, गुजरात के बाद क्या आगा, गुजरात के बाद आगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद क्या आगा, महाराष्ट्र के बाद आगा आपका गोवा, गोवा के बाद क्या आगा, गोवा के बाद आगा आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद क्या आगा, कर्नाटक के बाद आगा आपका केरल, केरल के बाद क्या आगा, केरल के बाद आगा आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद क्या आ जाता है आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद जो लास्ट राज्य बचा आपका पश्चिम बंगाल की सीमा क्या है आपकी जो है भारत की। ये कुछ तटरेखा आप पर स्थित राज्य हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 9 राज्य आपके तटरेखा के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस परमाणु संयंत्र की क्षमता उच्चतम है। तो बताइए किस परमाणु षड्यंत्र की क्षमता सबसे उच्चतम है। तो परमाणु षड्यंत्र की बात करें तो कुंडल आपका कुलम या परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र यानी बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत में स्थित कुछ महत्वपूर्ण परमाणु षड्यंत्र के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैप के माध्यम से हम इनको याद करेंगे। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नरोरा परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र, नरोरा परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र कहाँ पर है, तो नरोरा परमाणु जो आपका ऊर्जा षड्यंत्र है ये आपका कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए। नरोरा परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र कहाँ पर है, तो आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, आपका उत्तर प्रदेश में है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आपका
रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है आपका? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान में है। नरोरा कहाँ पर है आपका? उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान परमाणु संयंत्र पूछा जाए आपका राजस्थान में है। आपका कारापारा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो कारापारा परमाणु संयंत्र आपका गुजरात राज्य में स्थित है। बात करें तारापुर परमाणु संयंत्र की, तारापुर परमाणु संयंत्र आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कैगा परमाणु संयंत्र आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात करें कलपक्कम और कुंडल दोनों परमाणु संयंत्र की, तो ये कहाँ पर है? ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपके भारत के कुछ महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र दिए गए थे, जहाँ से अक्सर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आपके लिए सिलेक्टेड टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात पहला युद्ध, तो 19 आपका कब हुआ था? 1191 में। 1191 में आपका तराइन का पहला युद्ध हुआ था। बात कर लेते हैं 1206 की घटना के बारे में। तो 1206 की जो घटना थी, दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक। दिल्ली की गद्दी पर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की आपका गद्दी पर बैठा था, और आपका 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। बात अगर क्वेश्चन पूछा जाए तैमूर लंग द्वारा भारत पर पहला हमला कब हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। तैमूर लंग द्वारा भारत पर हमला कब हुआ था? तो ये आपका 1398 में हुआ था। बात करते हैं हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी को फिर से हथिया लिया, यानी हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी को फिर से कब हथा लिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1555 में द्वारा हथिया लिया था। बात करते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई के, तो आपकी 1556 में हुई थी। तालीकोट की आपका लड़ाई कब हुई थी? 1565 में हुई थी। नादिर शाह का भारत पर हमला बहुत ज़्यादा आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा जाता है कि नादिर शाह का भारत पर हमला कब हुआ था? तो नादिर शाह का भारत पर हमला आपका 1739 में हुआ था। अमृतसर की संधि की बात करें तो अमृतसर की संधि आपकी 1809 में हुई थी। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर पाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? आपका कर्नाटक में पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक बी विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके कुंचिकल जो जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा क्या है? जो ये जलप्रपात है कुंचिकल, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह है कर्नाटक के आपके शिमोंगला जिले में नदी पर है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो तकरीबन जो इसकी ऊंचाई है करीबन 555 मीटर है। और कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात दिए गए हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आपका शिव समुद्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्या है? ये आपका मैसूर, बेंगलोर और आपका कल्लोर सोना क्षेत्र को बिजली देता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नोह कलही आपका क्या है? आपका जो इनमें सबसे महत्वपूर्ण आपका जो जलप्रपात होने वाला है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? आपका कर्नाटक और गोवा में स्थित है। आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जोग प्रपात आने के चांसेस आपकी परीक्षा में बन जाते हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण जलप्रपात दिए गए हैं जिनसे संबंधित आपके जानकारी पता होना चाहिए। और भारत के कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रसिद्ध आपके जलप्रपात हैं जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर हम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी वैकेंसी से रिलेटेड घेरते हैं। और बहुत ही ज़्यादा हमारी जो पीडीएफ हैं सभी पीडीएफ क्विज के साथ साथ और महत्वपूर्ण जीके के फैक्ट हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी। तो बात करें अगर हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1916 में की गई थी। 1916 आपको बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय और उनसे संबंधित आपके स्थापनाओं के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए, इलाहाबाद में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना आपकी 1887 में 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जबकि जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था उसमें भी हमने कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय बताए थे, उनके संस्थापक बताए थे और किस स्थान पर है ये भी हमने बता दिया है, अगर आपने इससे पहला प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो। बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी आपकी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसी के साथ साथ बात करें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो दीनदयाल जो आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना भी आपकी 1957 में की गई थी। बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1920 में की गई। आपका राजर्षि आपका टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, आपकी 1998 में की गई थी। बात करते हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना आपकी 1965 में की गई थी। संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय की बात करें 1958 में की गई। और भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की बात करें, इसकी स्थापना भी आपकी 1998 में की गई थी। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको अक्सर अगला क्वेश्चन है आपका गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चीन है, दूसरा देश कौन सा है। क्वेश्चन पूछा गया है गोबी मरुस्थल जो है वे दो देशों की गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, जिनमें से एक देश तो आपका चीन है, तो दूसरा देश आपसे पूछा गया है, दूसरा देश क्या है, तो दूसरा देश जो है वह है आपका मंगोलिया। किसको अलग करता है, मंगोलिया को अलग करता है, आपको पता होना चाहिए, यानी मंगोलिया, इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, मंगोलिया आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थलों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है। जैसे पहला हम बात करें अंटार्कटिक रेगिस्तान, या अंटार्कटिक मरुस्थल बोल सकते हैं, रेगिस्तान बोल सकते हैं। तो पहला फैक्ट तो यही इंपॉर्टेंट है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका अंटार्कटिक रेगिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो आपका अंटार्कटिक का महाद्वीप पर स्थित है। दूसरा आ जाता है आपका सहारा रेगिस्तान या सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल बताइए, सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, आपका अफ्रीका और अमेरिका। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, सहारा मरुस्थल की जो आपका है अफ्रीका और अमेरिका में है। न्यूबियनिया रेगिस्तान की बात करें उत्तरी पूर्वी सूडान में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आपको एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को मिला था, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। रेलवे क्वेश्चन रिपीट करता है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। थार मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। गोबी मरुस्थल आपका चीन मंगोलिया हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका में क्या है, कालाहारी मरुस्थल आपका स्थित है। उसी के साथ साथ बात करें पेंटागोनिया मरुस्थल, तो पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है, आपका अर्जेंटीना में है और चिली में है। कहाँ पर है, पेंटागोनिया मरुस्थल आपका अर्जेंटीना और चिली में हो जाएगा। बात करें मोजाम्बे मरुस्थल की, तो मोजाम्बे मरुस्थल आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और उसी के साथ साथ दो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट बचे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करें सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल, तो सबसे बड़ा जो उष्ण मरुस्थल है वह है आपका सहारा मरुस्थल। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका मरुस्थल। बात करें आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल जो है आपका क्या है, आटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। तो इन दो फैक्टों के बारे में भी आपको पता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो बात करें भारतीय इतिहास में जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, औरंगजेब को आपका भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात करते हैं भारत में कुछ महत्वपूर्ण आपके भारत के व्यक्ति और उनके उपनामों के बारे में, उनकी प्रसिद्धियों के बारे में जो उन्हें कहा जाता है। ये आपका ये फैक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उड़न परी भारत में किसको कहा जाता है, तो पीटी ऊषा को जो कहा जाता है आपका
उड़न परी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आपका स्वर कोकिला, स्वर कोकिला, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। बात करें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, तो किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। बात करें गुरुदेव, तो गुरुदेव देव के नाम से किसे जाना जाता है? आपका रविंद्रनाथ ठाकुर को। बात करें आपके चक्रवर्ती राजा गोपालचारी को, आपका राजा जी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर या शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो आपका कालिदास को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेपोलियन, भारत का नेपोलियन या नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है।